हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी का, ठीक है ना। और ये है ज्योग्राफी का। किसका है? तो ये ज्योग्राफी का है और इसमें 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन हो चुका है। जो नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिएगा। 50 और फिर और 50 करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कितना हो जाएगा? तो 150 हो जाएगा। 150 इसमें हो जाएगा। भले ऐसे ही क्वेश्चन नहीं रहेगा लेकिन इसी टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन से टॉपिक रहेगा और यही टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा। और फिर ये क्या होगा कि सेम टू यू नहीं रहेगा लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन पूछने का अंदाज अलग रहेगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। और ये दूसरा क्लास है, एक क्लास हो चुका है, ठीक है। और जो चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो अभी हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एम है अभिकथन ए, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण है भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ये भी राइट है और ये भी राइट है दोस्तों, ठीक है। हमारे भारत के जो ग्रीनविच है ये है पृथ्वी, ठीक है ना। और ये है ग्रीनविच। तो ये ग्रीनविच से हमारे भारत इधर है, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इधर हो जाएगा पूर्व और इधर हो जाएगा पश्चिम, ठीक है ना। तो इससे इधर ही ग्रीनविच से कितना? तो 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, जहाँ पर हमारे टाइम का जो लेवल वहाँ पर बताया जाता है वो, ठीक है ना। और फिर ये लंदन से कितना है? तो लंदन से 5 घंटा, कितना दोस्तों? तो 5 घंटा आगे है, ठीक है ना। तो ये दोनों सही है और कारण भी सही है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें ये आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। नेक्स्ट है समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही जो उत्तर होगा उसे चयन करना है। और ए में है, इसमें देखिए ए में है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जा गए हैं, जो कि ये बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि जिसका जो जो देश है वो देश बहुत बड़ा है, उसमें क्या किया है? अलग अलग टाइम जोन अपनाया गया है, ठीक है ना। अब बी में देखिए कि पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है, ये भी राइट है। और सी में है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को मिलता है, ये भी राइट है, ठीक है ना। यानी तीनों सही है। तो तीनों कहाँ पर सही है? तो सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, बी, ए, बी, सी और सभी सही है, ठीक है ना। ये तीनों सही है। जैसे कि बड़ा सा देश है, जैसे रूस में ही मान लीजिए, वहाँ पर कितना है? तो 11 टाइम जोन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। ये पृथ्वी है और वायुमंडल है, ठीक है ना। तो हमारे कितना परतों में है? तो ये 5 परतों में, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी से जस्ट ऊपर है वो क्या है? तो क्षोभमंडल है। तो यहीं से सतह से, पृथ्वी की सतह से, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए क्षोभमंडल है, तो क्षोभमंडल ही सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है ना। तो ए में क्षोभमंडल है और बी में बहिर्मंडल है, ये नहीं होगा। सी में मध्यमंडल है, ये भी नहीं होगा। और डी में समताप मंडल है, तो ये भी नहीं होगा। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है? ऋतु किस कारण से होती है? एम है मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती है। बीम है पूर्व पृथ्वी की परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। और सीम है पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभामंडल बनता है। डीम है पृथ्वी का अक्ष अपने कच्छ सतह, यहाँ पर कच्छ सतह होगा, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में झुका अक्ष का झुका होना, ठीक है ना। मतलब
दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, मतलब एक ही दिशा में उसका अक्ष झुका हुआ रहता है। इसी वजह से ऋतु में परिवर्तन आता है, ठीक है ना। जैसे कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी लेटे लेटे क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, लेटे लेटे वो घूम रहा है। इसी के कारण क्या होता है, तो ऋतु में परिवर्तन आता है और ये पृथ्वी परिक्रमण की वजह से होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी की आयुमंडल को कौन सा प्रमुख संघटक है। ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है नाइट्रोजन, सी में है हीलियम और डी में है ऑक्सीजन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है दोस्तों, तो कार्बन कितना है, तो कार्बन कितना है, तो 0.03%, कितना है 0.3%। नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन है 78%, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 21%, कितना 21%, कितना दोस्तों 21%, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हैं कि अब यहाँ पर कौन सबसे ज़्यादा है, तो दोस्तों नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन है 78%। तो कितना हो जाएगा, कौन हो जाएगा सबसे ज़्यादा है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। परसेंटेज के हिसाब से नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसका बाद कौन है, तो उसका बाद ऑक्सीजन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो नाइट्रोजन हो जाएगा, इसका आंसर भी नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। एम है ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है, ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद बीम है लेब्राडोर एक गर्म धारा है। सीम है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है, ये बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बीम क्या बोल रहा है कि लेब्राडोर गर्म धाराएं हैं, जो कि ये क्या है, तो ये ठंडी धाराएं हैं, क्या है, ये ठंडी धाराएं हैं, ठीक है ना। ये लेब्राडोर ठंडी धाराएं हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। बी क्या है, तो गलत है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है ना, यहाँ पर विषुवत रेखा है, ठीक है, तो यहाँ पर विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर गर्म होता है, ठीक है। अब गर्म होता है तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय की अथवा उच्च अक्षांशों से जल को क्या करता है, उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाते हैं। तो उच्च अक्षांश इधर है, यहाँ से उत्पन्न होते हैं ठंडी जल धाराएं, और ये कहाँ आ जाते हैं, तो ये निम्न अक्षांश की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, तो निम्न अक्षांश की तरफ आ जाते हैं, यानी विषुवत रेखा की तरफ आ जाते हैं। तो इधर से जो उत्पन्न होने वाले जितना भी रहते हैं धाराएं वो ठंडी होते हैं, और गर्म धाराएं कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ विषुवत रेखा का आसपास से उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो लेब्राडोर क्या है, तो ये लेब्राडोर ठंडी जलधाराएं हैं। तो जहाँ पर भी बी ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए और सी राइट हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ पर मत्स्य पालन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, तो एम है हिमोड़ कहा जाता है, लोएस कहा जाता है, तटीबंध कहा जाता है, समुद्री गुफा कहा जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो हिमनद के जो निक्षेपण को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हिमोड़। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे हिमोड़ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। एम है यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 डिग्री - 70 डिग्री में पाए जाते हैं, और बीम है इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसका लक्षण है, तो चलिए देखते हैं इसका किसका लक्षण हो सकता है। तो दोस्तों इसका लक्षण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शंकुधारी वन का लक्षण हो जाएगा, ठीक है ना। ये मतलब ये कहाँ पाया जाता है, तो 50 डिग्री - 70 डिग्री के बीच में पाया जाता है, और इसे टैगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो टैगा भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। जो नहीं होगा उसे बताना है, ठीक है। तो जो नहीं होगा उसे बताना है। एम है मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व
अति अधिक है। और बीम है डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। और सीम है भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। और डीम है मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबोल लैक चाप झील चिन्हित है। तो जो नहीं है उसे बताना है। तो ये नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये नहीं है। जैसे कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, ये बिल्कुल राइट है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से क्या है, तो आच्छादित है, मतलब घिरा हुआ है, ये भी राइट है। और फिर ये सीम है कि भूमि कृषि के लिए क्षेत्र की कर्तन और दहन कृषि की जाती है, ठीक है ना, की जाती है। तो ये फोर्थ नहीं होगा, ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि क्यों तैर सकते हैं। एम है इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धारण की उत्पत्ति अधिक है। और बीम है यह सागर निम्न ज्वार भट्टों की अपेक्षा उच्च ज्वार भट्टों को अधिक अनुभव करता है। नेक्स्ट है नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। और डीम है पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा नमक की मात्रा अधिक तो होने की वजह से इसमें कोई नहीं डूबता है, ठीक है ना, क्या करता है, इसमें कोई भी नहीं डूबता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में दिया हुआ है कि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। और बी में है भूमि उपयोग मुख्यतः अपने स्थलकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो बी लिखना चाहिए था, तो बी नहीं लिखाया, ठीक है ना। तो ए गलत है और बी क्या है, तो सही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है रक्षक मेखलाएँ मदद करती है। रक्षक मेखलाएँ किस चीज़ के लिए मदद करती है। एम है मृदा में नमी बनाए रखने में। बीम है मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। और सी में है अनवानिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। और डी में क्या है, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। रक्षक मेखलाएँ मदद करती है, किस लिए मदद करती है, तो ये खेतों के जो किनारे पवन की दिशा में जो समकोण पर पंक्तियों का ब्रिज बनाते हैं, क्या कहते हैं, ये ब्रिज है, ठीक है ना। और ये ब्रिज झाड़ी लगाकर पवन द्वारा होने वाले अपरदन को क्या करते हैं, रोका जा सकता है। क्या किया जा सकता है, तो अपरदन जो होता है उसे रोका जा सकता है, ठीक है ना। क्या किया जा सकता है, तो रोका जा सकता है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन से निर्धारित करता है। एम है समय, बीम है वनस्पति जात प्राणी जात, और सीम है जलवायु, और डीम है उच्चवाच। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर जो मृदा को जो परिच्छेदिका की मोटाई की कौन सा निर्धारित करता है, तो ये करता है समय। क्या करता है दोस्तों, तो समय करता है, ठीक है ना, ये समय करता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके आधार पर, तो वितरण के आधार पर किया जा सकता है। ए में है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। बीम है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। और सीम है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। और डीम है वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा प्रादीपीय पठार का लक्षण नहीं है? जो नहीं होगा उसे बताना है, ठीक है ना। तो एम है यहाँ कोयला एवं लौह आवश्यक जैसे खनिजों प्रचुरता है, ये बिल्कुल राइट है। बीम है इस पत्थर का पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है। और सीम है यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। और ये डीम है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। तो बताइए इसमें जो नहीं है उसे बताना है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये बी ऑप्शन नहीं है। इस क्या है, तो इस पत्थर पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है, तो ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रादीपीय पठार जो प्रदेश, ये कहाँ, तो गोंडवाना भूमि का एक अंग है। किसका अंग है, तो ये गोंडवाना भूमि का एक ये अंग है। और इस पठार पर दोस्तों अनेक पर्वत स्थित है। कितना, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो पर्वत स्थित है, जो लाखों वर्ष की जो मौसम क्रिया से पूर्णतः क्या होता है, तो प्रभावित है। और ये पर्वत कई छोटे छोटे पठारों में क्या है, तो विभाजित किया गया है। कितने, तो छोटे छोटे पठारों में इसे विभाजित किया गया। और यहाँ पर जो संकरी और चौड़ी नदी घाटियाँ भी है। और इस प्रकार यह अनेक धरातलीय है, ठीक है ना। और पठार के जो समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये है 600 मीटर। कितना, तो 600 मीटर। और इनका विस्तार उत्तर में कितना है, राजस्थान से लेकर के दक्षिण में से और कन्याकुमारी तक कितना है दोस्तों, तो ये है 1000 कितना, तो 1700 कितना है दोस्तों, तो 1700 किलोमीटर है। और लंबाई कितना है दोस्तों, तो 1400 कितना, तो 1400 है, ठीक है ना। कितना है, तो ये है 1400, ठीक है ना। ये लंबाई है, ठीक है, 1400 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका बारे में सही है? जो अफ्रीका के बारे में जो सही यहाँ पर दिया हुआ है उसे चूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एम है गोभी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है, ये क्या है, तो ये बिल्कुल ही राइट है। गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद बीम है इसके पश्चिम में विराल पर्वत और जो इसे एशिया से अलग करता है। और क्या है, सीम है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। और डीम है यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती है। क्या करती है, तो यहाँ पर जो सही है उसे पूछा गया है ना। तो यहाँ पर देखिए डीम है कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। मतलब ये तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, ठीक है ना। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्यों होती है? एम है पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। बीम है पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। और सीम है पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। और डीम है पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पवन स्थल भागों से लौट करके बंगाल की खाड़ी पर क्या होता है, तो बहती है, ठीक है ना। तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट होगा। और इसी के कारण क्या होता है, जो तटीय मैदान जो होता, तटीय क्षेत्र जो होता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कहाँ पर, खास करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरंसोत पर्वत है? भरंसोत पर्वत कौन है? एम है यूराल पर्वत, बीम है बोसेस पर्वत, और सीम है हिमालय पर्वत, और डीम है अपलेशियन पर्वत। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वस पर्वत, ठीक है ना। नेक्स्ट है कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन है बीम है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग
इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा और कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ये बिल्कुल राइट है। लेकिन क्यों पड़ता है? बीम है, चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। मतलब ये पृथ्वी को चंद्रमा एक चक्कर लगाने में 27 दिन पूरा करता है। 27 दिन में क्या करता है? तो पूरा करता है। मतलब 27 दिन 8 घंटे में क्या करता है? तो पूरा करता है। और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी क्या करता है? एक चक्कर भी पूरा करता है। तो दोनों क्या है? तो दोनों सही है। क्या है दोस्तों? दोनों, तो दोनों सही है। और ये पृथ्वी के क्या है? तो ये उपग्रह है चंद्रमा। क्या है? उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है ना। तो दोनों सही है, यानी यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की। इसका कारण ही तो वैसा हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, यांत्रिक सेल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एम है, अग्नीय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में यांत्रिक सेल में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? तो परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्या है? तो ये बिल्कुल ही राइट है, ठीक है। उसके बाद बीम है, यांत्रिक सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनते हैं। ये भी राइट है। संगमरमर एक यांत्रिक सेल है। ये भी राइट है। मतलब तीनों की तीनों क्या है दोस्तों? तो सही है, ठीक है ना। तो तीनों कहाँ पर ही है? ए, बी, सी तीनों सही है, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो किस परत पर आने पर जल जाते हैं दोस्तों? एम है बहिर्मंडल, बी में है समताप मंडल, सी में है मध्य मंडल और डी में है बाह्य आयुमंडल। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो उल्कापिंड जो आते हैं अंतरिक्ष से वो मध्य मंडल में प्रवेश करते ही क्या हो जाता है? तो जल जाता है और वो जमीन तक या पृथ्वी तक आने से रोक देता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मध्य मंडल, ठीक है। और समताप मंडल जो है वो क्या है? तो वो है उसमें हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत ही आदर्श माना जाता है, ठीक है। वहाँ पर मौसम घटनाएं से मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? एम है, एक छोटे घर के पौधे रखने या कृत्रिम आहत के, और बी में है ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती है, और सी में है लोगों के आवागमन से, और डी में है घरों के पास बसावट से। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोगों के आवागमन से। क्या हो जाएगा? लोगों के आवागमन से। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एम है, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। बी में है, पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। क्या है? तो पश्चिमी और पूर्वी पवनें इनका उदाहरण है। तो ये दोनों सही है। ये पवनें क्या होता है? लगातार अपना निश्चित एक दिशा पे चलते रहते हैं। जैसे कि ये विषुवत रेखा है और कर्क रेखा है, तो अगर इधर चल रहे हैं तो इधर चलते रहते हैं, ठीक है ना। और ये पश्चिम और पूर्वी पवनें का एक उदाहरण भी है। तो ये दोनों राइट है। क्या है? दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है ये? एम है उष्णकटिबंधीय घास स्थल का, बी में है भूमध्य सागरीय वनस्पति के, और सी में है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल का, और डी में है टुंड्रा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, टुंड्रा। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, ठीक है ना। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहाँ पर बोला है कि ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस
ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल का है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है ना, और ये विषुवत रेखा है, और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा है, तो इनका बीच में पाया जाता है, ठीक है ना, ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है, बिल्कुल ये राइट है। और बी में है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चवाच पर निर्भर करती है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये भी दोनों सही है, तो दोनों सही हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना। और ये जो जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाली परिवर्तन कहाँ किस पर होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल पर। कहाँ पर होता है दोस्तों? तो क्षोभ मंडल पर होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ए में है यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, और बी में है यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए में है भूतापीय ऊर्जा, बी में है मोम, और सी में है बायोगैस, और फोर्थ में है प्राकृतिक गैस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका है उसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा? तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का शोध स्थान मैत्री कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों जितना भी रहता है हर देश का जो शोध रहता है वो कहाँ स्थित रहता है? तो वो रहता है अंटार्कटिका में। कहाँ रहता है? तो अंटार्कटिका में रहता है। कहाँ अंटार्कटिका? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये वाइट कलर के दिख रहा है, ठीक है ना, ये रहता है, यहाँ पर रहता है। यहाँ पर मानव निवास नहीं करते हैं, ये मानव निवास यहाँ पर नहीं करते हैं। यहाँ पर पूरे सुनसान रहता है, एकदम पूरा खाली खाली से रहता है, ठीक है ना, पूरी तरह से बर्फ़ से ढका रहता है। क्या रहता है? तो पूरी तरह से ये बर्फ़ से ढका रहता है दोस्तों। तो कहाँ है? तो ए में है यूरोप में, बी में है एशिया में, सी में है ऑस्ट्रेलिया में, और डी में है अंटार्कटिका में। तो बताइए कहाँ रहता है? तो दोस्तों ये कहाँ रहता है? तो ये रहता है, डी ऑप्शन है, ठीक है ना, तो ये अंटार्कटिका में, ठीक है ना। कहाँ? तो अंटार्कटिका में, ठीक है। ये मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो अंटार्कटिका में भारत का दूसरा अस्थायी अनुसंधान केंद्र है। और ये पहला कौन था दोस्तों? तो पहला था दक्षिणी गंगोत्री, और इसे छोड़ दिया गया तो क्या हो गया? तो बर्फ़ में ये नीचे दब गया। क्या हुआ? तो ये बर्फ़ में दब गया, ठीक है ना, ये बर्फ़ में दब गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? खनिज के संबंध में जो सही नहीं है उसे देखना है, ठीक है ना। एम है ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, बिल्कुल राइट है। सभी खनिज आध्यात्मिक होते हैं, जी नहीं, सभी खनिज आध्यात्मिक नहीं होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली पदार्थ है, बिल्कुल सही है। और डी में है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन है होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो बोला है कि सभी खनिज आध्यात्मिक होती है, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ ऐसे खनिज है जो कि धात्विक होते हैं, जैसे कि बोला जाए कि जस्ता, क्या है दोस्तों? ये जस्ता है, ठीक है ना, ये क्या है? तो धात्विक खनिज है। उसका बाद फिर चूना, क्या दोस्तों? तो चूना, ठीक है ना। उसका बाद चूना है, पत्थर हो गया, क्या? तो पत्थर, ठीक है। ये सब क्या है? तो ये धात्विक खनिज है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, दिए गए लक्षण 1 और 2 के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। 1 और 2 के आधार पर क्या करना है? तो महाद्वीप को पहचान करना है। तो ए में दिया हुआ है कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और बी में है इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मैप देख लीजिए, ठीक है ना। मैप देखने से बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है
कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब बी में देखिए दोस्तों कि इससे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब यहाँ पर चित्र में देखिए कि ये जो पीला दिख रहा है ये क्या है? तो ये एशिया महाद्वीप है। क्या है? तो ये एशिया महाद्वीप है। उसके बाद ये है अफ्रीका महाद्वीप, उसका बाद है यूरोप महाद्वीप, सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसका बाद है अंटार्कटिका। ये इसमें ये भी महाद्वीप है लेकिन यहाँ पर कोई भी निवास नहीं करते, मानव निवास इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये छठा नंबर में क्या है? तो यूरोप है। और ये सातवां नंबर में क्या है दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विषुवत रेखा के बीच में। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? तो ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ये महाद्वीप इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, ये समझ में आ गया इस चित्र में। अब चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन को। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग अभी सबसे नीचे क्या देखे थे? तो ऑस्ट्रेलिया देखे थे। और वो पूरी तरह से कहाँ है? तो ये दक्षिण गोलार्ध में है। क्या है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं। सौर मंडल में हम जैसे जैसे क्या होता है? सौर मंडल में जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होगा? बात सिंपल है। यहाँ पर जो ये है तो ये इसको परिक्रमण करने में कम दिन लगेगा, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिन इनको लगेगा, फिर पृथ्वी को लगेगा, फिर इसको लगेगा, फिर इसको लगेगा, जो सबसे लास्ट में है उसको ज़्यादा दिन लगेगा, ठीक है ना। तो अब इससे दूर जाने में बोला है। तो अब चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। जी नहीं, क्रमशः आकार घटता नहीं जाता है, ठीक है ना। सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं, तरल पदार्थ से बने नहीं होते हैं। जो सूर्य है उसमें क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? चट्टानों से बने होते हैं। और बाहरी जो है वो क्या होते हैं? गैस से बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी, मंगल ग्रह, ये 4 ग्रह है जो क्या होता है? आंतरिक ग्रह होते हैं। और ये चारों ग्रह क्या होते हैं? तो ये पदार्थ मतलब ये क्या होते हैं? तो चट्टानों से बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये गलत है यहाँ पर जो बोला है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। मतलब सूर्य से बहुत दूर स्थित है वो ग्रह क्या होता है? चट्टानों से बने होते हैं। नज़दीक के ग्रह क्या होते हैं? तो ग्रह क्या होते हैं? तो पदार्थ से बने होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आप सी में देखिए ग्रहों द्वारा सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। क्या होती है? बढ़ती जाती है। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या है? तो राइट है। अब यहाँ पर देखा है डी में क्या है कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। फिर से बोल रहे हैं घटती जाती है, तो घटती नहीं जाती है। वहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों? तो क्वेश्चन बोला है कि सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर दूर जा रहे हैं, तो जो दूरी में है उसको परिक्रमण करने में क्या है? ज़्यादा समय लगता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है? तो ज़्यादा उसका समय लगेगा, ठीक है ना। तो उसका ग्रहों का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में अवधि बढ़ती जाती है, ठीक है ना। क्या होता है? तो बढ़ती जाती है। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? अगर झुकी हुई नहीं होती तो क्या होता दोस्तों? एक में है प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखीय एक दूसरे से क्या होता? तो मिल जाता है। ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब दूसरा में है प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाते। जी नहीं। तीसरा में है किसी क्षेत्र विशेष में कोई भी मौसमी परिवर्तन नहीं होता। क्या होता? कोई भी ऐसा मौसमी परिवर्तन नहीं होता। तो ए सही है और 3 सही है। किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता है, ये बिल्कुल नहीं होता। तो 1 और 3 सही है, ठीक है ना। तो 1 और 3 कहाँ पर ही है? तो 1 और 3 यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन 1 और 2 और 3 पर विचार कीजिए
और सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या कीजिए? तो सही विकल्प का चयन कीजिए। एम है मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है? मौसम को दक्षिण पश्चिम के नाम से भी जाना जाता है। और बी में है इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। और सी में है यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो बताइए इसमें कौन सा गलत है और कौन सा सही है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें सही विकल्प कोई भी नहीं है। क्या है? कोई भी नहीं है, सब के सब गलत है, तीनों ऑप्शन गलत है। अब क्यों गलत है? तो दक्षिण पश्चिम का जो मानसून ग्रीष्म काल का मानसून होता है वो नक्सी शीतकाल का, और इसके अलावा सर्द ऋतु में हवा बंगाल की और बंगाल की खाड़ी से और तमिलनाडु के तट की तरफ चलती है, और यह मानसून के निर्वतन का समय होता है। तो ये क्या है? तो ये तीनों का तीनों गलत है। तो तीनों जहाँ पर भी गलत होगा वही आंसर राइट हो जाएगा। 1 और 3 और 1 सब गलत है। क्या है? सब गलत है, सभी गलत है जी। यहाँ पर सभी गलत नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। 1 और 3 सही है और 1 गलत है, यहाँ पर है दिया हुआ। 1, 2 और 3 सभी गलत है। 1, 2 और 3 सभी क्या है? तो गलत है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? जो सुंदरवन डेल्टा है उसको कौन सा नदियाँ निर्माण करती है? एम है महानदी और गोदावरी, बी है कृष्णा और कावेरी, और सी है गंगा और ब्रह्मपुत्र, और डी है नर्मदा और तापी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा नदी करती है दोस्तों? तो ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्या? गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये कितना जगह का कवर करता है? तो ये 10,200 वर्ग किलोमीटर। कितना? 10,200 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत और बांग्लादेश में करते हैं। क्या? भारत और बांग्लादेश में। और भारतीय सीमा के जो भीतरी आने वाले जो वन का हिस्सा है वो सुंदरवन कहलाता है। और सुंदरवन को राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। क्या कहलाता है? सुंदरवन ये राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से से है। और ये सुंदरवन कितना? तो 38,500 वर्ग किलोमीटर इलाके को कवर करता है, मतलब पूरे वहाँ पर जितना पर भी वहाँ पर है ये क्या करता है? 38,500, ठीक है, वर्ग किलोमीटर का ये कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए लक्षण 1 और 2 के आधार पर वायुमंडल परत की पहचान करें। 1 में है आंतरिक से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर क्या करते हैं? जल जाते हैं। और दूसरा में है इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? तो घटता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा परत का होगा? तो आंतरिक से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड कहाँ पर आके गिरता है तो जल जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर है, ये मध्यमंडल में, ठीक है ना। कहाँ पर है? तो मध्यमंडल में। तो चलिए देखते हैं मध्यमंडल कौन सा ऑप्शन में होगा। एम है मध्यमंडल, बी है बाह्यमंडल, और सी है क्षोभमंडल, और डी है समताप मंडल। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आतपन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है ना। यहाँ क्या है? तो शंकुधारी वन है, भूमध्य सागरीय वनस्पति, फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो बताइए इसमें जो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर शंकुधारी वन, ये कैसा इसमें पेड़ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नर्म काष्ठ वाले सदाबहार वन पाया जाता है। क्या किया जाता है? तो नर्म काष्ठ वाले सदाबहार वन पाया जाता है। और बी में भूमध्य सागरीय वनस्पति। अब इसमें कैसा पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, यानी बी का ऑप्शन 2 के साथ में लग जाएगा। क्या करेगा? तो 2 के साथ में लग जाएगा, सॉरी, भूमध्य सागरीय वनस्पति का कहाँ से लग जाएगा? तो ये लग जाएगा 4th में। कहाँ लगेगा? तो 4th में। महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी
पश्चिमी सीमांत में, ठीक है ना। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दृष्टकष्ट वाली ब्रिज, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद है शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ होगा, तो ये महाद्वीपों का पूर्वी सीमांत में, कहाँ, तो महाद्वीपों का ये पूर्वी सीमांत में होगा, ठीक है। तो इसका चलिए जोड़ी लगाते हैं। तो ए का किसका साथ में, तो 3 के साथ में, ए का 3 के साथ यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। उसके बाद बी का किसका साथ में लगेगा, तो बी का लगेगा 4th के साथ में, तो यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो ये पहले कट गया है। उसके बाद यहाँ 4th में देखिए, ठीक है ना, 4th में है, यहाँ पर ए की जोड़ी 3 के साथ में, बी की जोड़ी 4th के साथ में, और सी की जोड़ी 2 के साथ में होना चाहिए। जी हाँ, ये ठीक है। और शीतोष्ण सदाबहार वन 1 के साथ में, यानी 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो ये 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। एक में है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, बिल्कुल ये राइट है। उसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा में क्या बोल रहा है। दूसरा में है शहर की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो दोनों के दोनों क्या है, तो सही है। तो दोनों कहाँ पर ही सही है, तो ए और 1 और 2 दोनों सही है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है डॉल्फिन के बारे में दिए गए 1 और 2 और 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कितना है, तो 1, 2 और 3। एक में है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में डॉल्फिन पाई जाती है, बिल्कुल ये राइट है। और फिर दूसरा में है डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में स्थिति है, ये भी बिल्कुल राइट है। और 3 में है डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की अशुद्धता का पता चलता है, ये भी बिल्कुल राइट है दोस्तों। क्या है, तो राइट है। तो चलिए देखते हैं तीनों ऑप्शन, तीनों कहाँ पर ही सही है। जहाँ पर भी तीनों सही होगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 और 3 सही है परंतु 1 गलत है, जी नहीं। 1 और 2 सही है परंतु 3 गलत है। 1 और 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। क्या है, तो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है। ए में है मीथेन और हाइड्रोजन, बी में है मीथेन और हीलियम, और सी में है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, और डी में है मीथेन और नाइट्रोजन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन के बारे में कथन 1 और 2 पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। 1 में है सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, और 2 में है समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ का संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बोला है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, सभी बोला है, इसलिए यहाँ पर गलत है। अगर कुछ को बोलता तो सही हो जाता, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ए गलत है परंतु बी 2 क्या है, तो सही है, 2 सही है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, तो सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। परंपरागत समूह की पहचान कीजिए। ए में है जल, विद्युत, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, और बी में है परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा, जल विद्युत, और सी में है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ईंधन, और डी में है कोयला ईंधन बायोगैस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस और ईंधन, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनका वर्गीकरण के साथ मिलान करें। वर्गीकरण का आधार है ये, संसाधन का प्रकार है। विकास व प्रयोग का स्तर क्या है, ये विकास और प्रयोग का स्तर, इसका किससे जोड़ा लगेगा, तो ये वास्तविक और संभाव्य से, ठीक है ना। उद्गम, ये जैव और अजैव, वितरण, सर्वव्यापक और स्थानिक, भंडारण, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी किसी को किसी से
मिलान नहीं करना है, बल्कि ये सीक्वेंस से लगा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ पर ही है, ए की जोड़ी 1 के साथ में, बी की जोड़ी 2 के साथ में, सी की जोड़ी 3 के साथ में, डी की जोड़ी 4 के साथ में, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 दिए गए महाद्वीप को स्तंभ 2 में दिए गए उसकी विशेषता के साथ मिलान करें, विशेषता के साथ मिलान करें। तब इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है पहले चलिए देख लेते हैं, उसके बाद चित्र देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ए में है अफ्रीका, बी में अंटार्कटिका, सी में ऑस्ट्रेलिया और डी में है दक्षिण अमेरिका। तब इसको जोड़ी पहले मिलाइए, ठीक है। सबको मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर देखिए अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में क्या होता है कि अस्थायी मानव निवास नहीं करते हैं, तो इसका जोड़ी किसके साथ में लग जाएगा, तो 3 के साथ में लग जाएगा, ठीक है। उसका बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, तो ये द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तब यहाँ पर देखिए बी की जोड़ी 3 के साथ में होना चाहिए, तो बी की जोड़ी 3 के साथ में यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों नहीं हो सकता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया सी की जोड़ी 4 के साथ में होना चाहिए, तो सी की जोड़ी किसका साथ में, तो 4 के साथ में। तो यहाँ देखिए सी की जोड़ी 4 के साथ में कहीं नहीं है, बल्कि कहाँ है, तो ए ऑप्शन में है। तो इसका आंसर भी ए ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा, ठीक है ना। और ये अफ्रीका में क्या होगा, तो विश्व की सबसे लंबी नदी। उसके बाद दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी दक्षिण अमेरिका में, और अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किन तिथियों पर विश्व होता है, किन तिथियों पर विश्व होता है, तो ए में है 21 मार्च और 22 सितंबर, बी में है 21 जून और 23 सितंबर, सी में है 21 जून और 22 सितंबर, डी में है 21 मार्च और 22 सितंबर। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 21 मार्च और 23 सितंबर। क्या हो जाएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधे किरणें कहाँ पर पड़ती है, तो ये है पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी, और ये है विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा है, और ये किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है, ठीक है ना, ये विषुवत रेखा पर पड़ती है। और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, और ये पृथ्वी समान दिनों और समान रातों के अनुभव करती है, ठीक है ना। तो कौन, तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो दोस्तों ये ग्लोब है। अब इस ग्लोब पर सबसे जो लंबा है वो अक्षांश रेखा कौन है, तो ऐसे जो रहता है उसे अक्षांश कहा जाता है, और ऐसे जो रहता है उसे ये क्या है, तो देशांतर है, ठीक है ना, इसे देशांतर कहते हैं, और ऐसे रहता है उसको अक्षांश कहता है। तो ये अक्षांश सबसे लंबा जो होगा वो कौन होगा, तो बीच वाला होगा, क्या होगा, तो बीच वाला। तो बीच वाला का नाम क्या है, तो इसका नाम है विषुवत रेखा, क्या नाम है, तो विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा नाम है, ठीक है, या भूमध्य रेखा इसका नाम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है वो कौन सी है। ए में है विषुवत वृत्त, बी में है कर्क रेखा, सी में है मकर रेखा, और डी में है उत्तर ध्रुवी वृत्त। तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वो कौन सा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा विषुवत वृत्त, क्या आ जाएगा, तो ये विषुवत वृत्त आ जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे लंबी जो होगा वो 0 डिग्री वाला लाइन होगा, क्या होगा, ये 0 डिग्री वाला लाइन, ठीक है ना। उसके बाद फिर मकर रेखा होगा, फिर यहाँ पर मकर रेखा होगा, यहाँ पर कर्क रेखा होगा, तो ये छोटा होता जाएगा, क्या होता जाएगा, तो ये छोटा होता जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, ये क्या होता जाएगा, तो छोटा होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तो लंदन में तब क्या समय होगा। भारत में कितना, तो शाम में 6:30 बजे होंगे तो लंदन में कितना समय होगा, सुबह के 1 बजे होंगे, सुबह के 12 बजे होंगे, या दोपहर के 12:30 बजे होंगे, या दोपहर के 1 बजे होंगे। तो जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्रक सेल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अप्रदन क्रिया से होता है? एम है नदियों के, बी में है समुद्री तरंगों के, और सी में है हिमोदों के, और डी में है पवनों के। तो दोस्तों जो छत्रक सेल जो बनते हैं वो पवनों के जरिए बनते हैं, जो हवा आती है और इसे काट करके ले जाती है और इसे बच जाती है एक छत्रक जैसा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कौन सा देश सहारा मरुस्थल नहीं आता है? एम है लीबिया, बी में है ट्यूनीशिया, सी में है माली, और डी में है दक्षिण सूडान। इसमें भी आता है लेकिन ये उत्तरी की तरफ आता है, ये दक्षिणी की तरफ नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? तो यही हो जाएगा, और ये तीनों में आता है, ठीक है। और ये कहाँ है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। 11 देशों से घिरा हुआ है। तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है? एम है मल्चन बनाना, बी में है चट्टान बंद, और सी में है रक्षक मेखलाए, और डी में है वेदिका फार्मर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्षक मेखलाए। क्या हो जाएगा? रक्षक मेखलाए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्पा, रोका, लदांग किसके विभिन्न नाम हैं? एम है चावल की किस्में के, और बी में है स्थानांतरित कृषि की, और सी में है मक्का की किस्में, और डी में है वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा स्थानांतरित कृषि को। हर एक देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है मिल्पा, ठीक है ना। मिल्पा कहाँ, ये झूम खेती को क्या कहते हैं? स्थानांतरित खेती कहते हैं। जैसे भारत में उसको झूम खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे झूम खेती भी कहते हैं, ठीक है ना। झूम खेती भी कहा जाता है। और फिर इसे मैक्सिको में क्या, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्पा कहते हैं। और फिर वेनेजुएला में इसे कोनुको, और ब्राज़ील में इसे रोका, क्या कहते हैं? रोका कहते हैं। और मध्य अमेरिका में इसे पालोस, और इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं। क्या कहते हैं? लदांग कहते हैं। और फिर भारत में झूम खेती, स्थानांतरित खेती, और ये बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। झूम खेती आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब ये खेती कैसा होता है कि जैसे कि जंगल रहता है उसको काट दिया जाता है, काट करके जला दिया जाता है, उसके बाद वहाँ पर पौधा उगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पर बहुत दिन तक उसमें खेती करते हैं। खेती करने के बाद फिर उसे छोड़ दिया जाता है, फिर उसमें जंगल जैसे झाड़ी जैसा हो जाता है। उसके बाद उसे फिर काट दिया जाता है, फिर काटने के बाद फिर दूसरा पौधा वहाँ पर उगाया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और 50 में से कितना सही हुआ उससे भी बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।